इस वीडियो में मैं आपको इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर चैप्टर 1 का पार्ट 6 कवर करवाऊंगी। ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूड पार्ट है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर हम जनरल एंट्रीज किस तरह से करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है, पहला जो केस होता है वो केस है जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर या उससे कम टाइम का होता है। तो इसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको लास्ट ऑडियो वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बेसिकली 1 ईयर से कम टाइम ड्यूरेशन का वेस्टिंग पीरियड से रिलेट करता है। तो इस एग्जांपल के अंदर The share capital of C Limited is divided into equity share of ₹10 each। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 10 की एक है, 10 रुपये की एक है। इसका मतलब कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। 1 अप्रैल 2009 को इट गारंटेड 4000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट द रेट ऑफ 25 पर ऑप्शन व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वॉज ₹125। तो 1 अप्रैल 2009 को कंपनी अपने ऑप्शन ग्रांट कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये ग्रांट डेट है 1 अप्रैल 2009। तो ये ग्रांट डेट हो जाएगी और उनको ऑप्शन 25 रुपीज़ में दी जा रही है। इसका मतलब जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 25 का है और इस टाइम पर जो मार्केट प्राइस है वो 125 का है। तो मार्केट प्राइस 125 का हो जाएगा। Option were to be exercised between 1st December 2009 and 28th Feb 2010। जो ऑप्शंस हैं उनको 1 दिसंबर 9 से लेकर 28 Feb 2010 तक लिया जा सकता है। तो जो एक्सरसाइज पीरियड है वो कब से कब तक का होगा? 1 दिसंबर 2009 से लेकर 28 Feb 2010 तक का होगा। The employees exercise their option for 3900 शेयर्स ओनली। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 28 फेब तक सिर्फ 3900 ऑप्शन को ही लिया। द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स, बाकी ऑप्शन लैप्स हो गई। सी लिमिटेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को क्लोज करती है। तो 31 मार्च से पहले ही हमारे सामने क्लैरिटी थी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 ऑप्शन को लेने वाले नहीं हैं। तो आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो ऑप्शन एक्सरसाइज कितनी हुई है? 3900 की, और जिन ऑप्शन का लैप्स हुआ वो 100 ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम नोट डाउन करते हैं। फिर आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंप्यूट करना होता है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंप्यूट करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो 4000 की हैं जो हम कंपनी दे रही है, ऑफर कर रही है, और मार्केट प्राइस 125 का है। जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 25 रुपीज़ का है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ऑप्शन 4 लाख की हो जाएंगी। तो जो स्टार्टिंग में प्रोविज़न हमें क्रिएट करना पड़ेगा तो वो 4 लाख का होगा। तो इसकी जनरल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सबसे पहले हम प्रोविज़न क्रिएट करने की एंट्री करते हैं और ये ग्रांट डेट को होगी। तो ग्रांट डेट को जो एंट्री हमें पास करनी है 1 अप्रैल 2009 को एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो जो अभी हमने वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंप्यूट की थी तो उससे ये फर्स्ट वाली एंट्री हम पास करेंगे 4 लाख। 4000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ये टोटल ऑप्शन से होता है जितनी ऑप्शंस कंपनी ऑफर कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद जब एक्सरसाइज पीरियड के दौरान ऑप्शंस को ले लिया गया तो उस कंडीशन में हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो शेयर के लेने का करेंगे। देखो ये जो ट्रीटमेंट है वो 1 दिसंबर 2009 से लेकर 28 फेब 2010 का होगा। तो इसमें पहले बैंक अकाउंट डेबिट ऑप्शन 3900 की ली गई है और एक्सरसाइज प्राइस 25 रुपीज़ का है। तो हम 3900 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिफरेंस होगा
एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का 100 रुपीज़ का, तो हमारे लिए वो लॉस है और उसको हमें प्रोविज़न से कवर अप करना होगा। तो इस सेकंड जो सिचुएशन है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को भी डेबिट करेंगे 3900 को 100 से मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्रेडिट क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और क्रेडिट हम फेस वैल्यू से करेंगे। 3900 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आती है टर्न सिक्योरिटी प्रीमियम की। अब आप चेक करोगे कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है और मार्केट प्राइस कितना है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है और मार्केट प्राइस 125 का है। इसका मतलब आप 10 वाले शेयर को 125 में इशू करते हो, दैट मीन्स 115 रुपीज़ का प्रीमियम हुआ। तो 115 से हम 3900 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थर्ड एंट्री ये कब पास करेंगे हम, जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन में लैप्स हो रहा है, ऑप्शन को नहीं लिया जा रहा है। तो एक्सरसाइज पीरियड की लास्ट डेट को हमारे सामने क्लैरिटी थी कि 100 ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रही हैं, उनका लैप्स हुआ है, तो उनका जितना भी उनकी ऑप्शन की वैल्यू बनती है, तो उसके लिए हम इस एंट्री को पहली एंट्री से रिवर्स कर देते हैं क्योंकि जो प्रोविज़न हमने क्रिएट किया था तो वो ज़्यादा क्रिएट हुआ था, उसका हमें रिवर्स ट्रीटमेंट करना होगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आएगी, 1000 ऑप्शन का लैप्स हुआ है, 1000 ऑप्शन का लैप्स हुआ और जो इसका वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो भी 100 रुपीज़ की है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें 100 को 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी जिन ऑप्शन का लैप्स हुआ। अब हम लास्ट जो एंट्री पास करेंगे ये लास्ट डेट को करेंगे जब अकाउंटिंग ईयर का एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, जितने हमारे एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्सपेंसेस का बैलेंस है तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो जाएगा और एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्सपेंसेस जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब अमाउंट कितनी आएगी, ये अमाउंट कैसे हम कंप्यूट करेंगे, आपको पहले ये चेक करना है कि एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्सपेंसेस में बैलेंस कितना अवेलेबल है। तो फर्स्ट एंट्री के में हमारे पास 4 लाख का कंपेंसेशन का डेबिट बैलेंस था। थर्ड एंट्री के अंदर हमने 10,000 से इसको क्रेडिट किया, दैट मीन्स कंपेंसेशन एक्सपेंसेस का बैलेंस इस टाइम पर 3,90,000 का अवेलेबल है और लास्ट डेट को हमें सारे एक्सपेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना होता है। दैट मीन्स जो 390,000 का जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे। तो लास्ट एंट्री जो हम पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो जाएगा और एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा 3,90,000। तो ये वो केस था जब एक्सरसाइज पीरियड वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर से कम का होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हम करने वाले हैं वो सिचुएशन जब वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड जो होते हैं वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करते हैं, 1 साल से ज़्यादा से रिलेट करते हैं। तो इस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो इलस्ट्रेशन 3 में ऑन 1 अप्रैल 2009 PQ लिमिटेड ने 10,000 ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन ये ग्रांट की है अपने एम्प्लॉयज़ को 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो 30 रुपीज़ का एक्सरसाइज प्राइस है, 10,000 ऑप्शंस हैं और 1 अप्रैल 2009 ये ग्रांट डेट है। इस सिचुएशन में जो मार्केट प्राइस था 140 रुपीज़ का था और वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर का है, मतलब 1 साल से ज़्यादा का है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड वो 6 मंथ। इस वेस्टिंग पीरियड के बाद भी 6 मंथ का उनको टाइम दिया जा सकता है, वो उनका एक्सरसाइज पीरियड है। 3,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 1 जुलाई 2011। 3,000 ऑप्शन हमारी लैप्स हो चुकी थी 1 जुलाई 2011 को, ये क्लैरिटी थी कि 3,000 ऑप्शन तो लैप्स हो चुकी हैं। 6,500 ऑप्शन वर एक्सरसाइज ड्यूरिंग 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर 6,500 ऑप्शन का ही जो हुआ एक्सरसाइज पीरियड के दौरान 6,500 ऑप्शन को लिया गया और रिमेनिंग ऑप्शन का भी लैप्स हो गया।
कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च को क्लोज करती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वेस्टिंग पीरियड हमारा कब से कब तक का बनता है। जब ऑप्शन 1 अप्रैल 2009 को दी गई और ये ऑप्शन 2.5 ईयर के लिए है, इसका मतलब 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 1 ईयर ये बना। फिर 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 सेकेंड ईयर ये हुआ। इसके बाद आपको हाफ ईयर और लेना है, तो 31 मार्च 11 ऑनवर्ड्स हम 6 मंथ और काउंट करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2011 तक का वेस्टिंग पीरियड होगा। अब यहाँ पर एक्सरसाइज पीरियड की क्या बात हो रही है कि वेस्टिंग पीरियड के बाद 6 मंथ और ऐड किए जा सकते हैं। वेस्टिंग पीरियड जो है वो 1 अक्टूबर 2011 का है, तो इसमें अगर हम 6 मंथ और ऐड कर देते हैं तो जो एक्सरसाइज पीरियड बनेगा वो 31 मार्च 2012 तक का बनेगा। अक्टूबर 11, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 31 मार्च तक का एक्सरसाइज पीरियड होगा। तो सबसे पहले तो हमें फिर से ऑप्शन कंप्यूट करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम कंप्यूट कैसे करते हैं, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का हमें डिफरेंस लेना है और इसको नंबर ऑफ ऑप्शन या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 140 का मार्केट प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपीज़ का है, तो इस 110 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो प्रोविज़न हमें क्रिएट करना पड़ेगा वो 11 लाख का होगा। अगर तो वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का होता तो हम ग्रांट डेट पर ये सारा का सारा प्रोविज़न क्रिएट कर लेते और जितना प्रोविज़न हमारा यूटिलाइज हो जाता तो बाकी जो रह जाता, जो लैप्स था, तो उससे हम एक रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं प्रोविज़न के को ख़त्म करने की। लेकिन यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर आप फर्स्ट डेट को प्रोविज़न क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो पूरा का पूरा जो बर्डन है वो फर्स्ट ईयर के ऊपर आ जाएगा। रादर ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर आपको इस प्रोविज़न को तीनों ईयर में एलोकेट करना पड़ेगा। तीनों ईयर में एलोकेट कैसे होगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकंड ईयर कंप्लीट और थर्ड ईयर में हाफ ईयर होगा। आप वेस्टिंग पीरियड तक के टाइम को कंप्यूट करते हो। तो इस प्रोविज़न को क्रिएट करने के लिए आपको फिर करना क्या पड़ेगा, देखो जो टोटल प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है वो 11 लाख का है और ये हमें 2.5 ईयर के अंदर कंप्लीट करना है। तो आप पहले चेक करेंगे कि 1 साल के लिए आपको कितना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर 11 लाख 2.5 ईयर के लिए है तो 1 ईयर के लिए कितना होगा, तो 1 ईयर के लिए जो प्रोविज़न आएगा तो वो बनेगा 4,40,000 का। ऐसे ही आप सेकेंड ईयर के लिए भी कंप्लीट प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हो, 11 लाख अपॉन 2.5 इंटू 1 ईयर, तो वो भी सेम आएगा 4,40,000 का। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर में हाफ ईयर है, हाफ ईयर का मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, 11 लाख अपॉन 2.5 तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हाफ ईयर है तो वहाँ पर आपको 0.5 लेना होगा। दैट मीन्स लास्ट ईयर का जो प्रोविज़न होगा तो वो 2,20,000 का आएगा। तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर ये प्रोविज़न क्रिएट करना है। फर्स्ट ईयर में 4,40,000 का, सेकेंड ईयर में अगेन आपको 4,40,000 का प्रोविज़न क्रिएट करना है और लास्ट ईयर में आप 2,20,000 का प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर के साथ। तो फर्स्ट ईयर में 31 मार्च 2010 को प्रोविज़न क्रिएट करना है एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये 440 का प्रोविज़न क्रिएट हुआ। अब आपको क्या करना होता है कि जो एक पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं तो आपको सेम ईयर में उनको राइट ऑफ भी करना है। तो यहाँ पर जो कंपेंसेशन एक्सपेंसेस थे वो 440 के थे। लास्ट डेट को आपको इन एक्सपेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो जाएगी और एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे, तो वो सेम अमाउंट आएगी 4,40,000 का। इसके बाद हम सेकेंड ईयर पर आते हैं। सेकेंड ईयर में भी 4,40,000 के प्रोविज़न को क्रिएट करने की सेम एंट्री हम पास करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें लैब्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो ये लास्ट डेट को 31 मार्च 2011 में एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 4,40,000 का दोबारा से प्रोविज़न क्रिएट करेंगे और जो एक्सपेंसेस हमारे थे उनको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ भी कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो जाएगा और एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे और अमाउंट 4,40,000 का होगा। अब क्या हुआ, जब हमारा वेस्टिंग पीरियड 31 मार्च 2012 को ख़त्म होना था तो उस टाइम हमें क्या पता चला कि सिर्फ 7,000 ऑप्शन ही हैं जो वेस्टेड होंगी, तो 3,000 तो बिल्कुल ही अनवेस्टेड है। इसका मतलब जो 2 सालों में हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था और जितना हमें रिक्वायर्ड है, तो आपको उन दोनों को कंपेयर करना होगा। तो वो कंपैरिजन किस तरह से होगा, देखो अगर 7,000 ऑप्शन का ही वेस्ट होने वाला है तो आप 7,000 ऑप्शन का देखेंगे कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन बनती कितनी है। अगर सिर्फ 7,000 ऑप्शन को लिया जा रहा है तो आप इसको मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस से डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और वो बनता है 110 रुपीज़ का। इसका मतलब हमें ऑप्शन में प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट 7,70,000 की है, लेकिन आप ये चेक करोगे कि आप ऑलरेडी कितना प्रोविज़न बना चुके हैं। तो अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो हमने कितना प्रोविज़न क्रिएट किया, फर्स्ट ईयर में हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था 4,40,000 का और सेकेंड ईयर में भी हमने प्रोविज़न क्रिएट किया 4,40,000 का। दैट मीन्स जो टोटल प्रोविज़न क्रिएट हुआ वो 8,80,000 का है, लेकिन हमें तो सिर्फ 7,70,000 के प्रोविज़न की ही रिक्वायरमेंट है। तो जो हमने एक्स्ट्रा प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है तो इस प्रोविज़न की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप प्रोविज़न क्रिएट करते हो वो सिर्फ पर्टिकुलर नॉन लायबिलिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको इस प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है प्रोविज़न को जनरल रिजर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेस्टिंग पीरियड की लास्ट डेट को हम इस प्रोविज़न को जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर 110 का ज़्यादा प्रोविज़न हमने क्रिएट किया हुआ है, इसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अगर प्रोविज़न है तो इसका यूज़ तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगा जिसके लिए उसको हमने क्रिएट किया। जैसे हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं, प्रोविज़न फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन उन्हीं पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। लेकिन अगर आप रिज़र्व क्रिएट करते हो तो वो जनरल यूज़ के लिए होता है, फ्यूचर की कंटिजेंसीज को कवर करने के लिए होता है, जो अनसर्टेन है, जो अननोन है। दैट मीन्स अगर प्रोविज़न है तो क्योंकि प्रोविज़न तो अब हमने यूज़ करना ही नहीं है, वो ऑप्शन हमारी ख़त्म ही होने वाली है, तो आप इस एक्स्ट्रा वाले प्रोविज़न को जनरल रिजर्व में कन्वर्ट कर देंगे ताकि इसका यूज़ हम कहीं और कर सकें। तो इस तरह से 110,000 का हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। अब जो हमारा लास्ट का जो हमारा वेस्टिंग पीरियड है 1 अक्टूबर 2012 तक का, तो आप यहाँ पर ऑप्शन के परचेज़ करने की एंट्री करेंगे। तो अब यहाँ हमें क्या क्लियर हुआ, जब हमारी एक्सरसाइज की लास्ट डेट थी तो वहाँ हमें क्लैरिटी हुई कि 500 ऑप्शन को और नहीं लिया जा रहा है। 7,000 में से भी सिर्फ 6,500 की ऑप्शन को लिया जा रहा है, तो आप 6,500 की एंट्री पास करेंगे। तो वो परचेज़ करने की एंट्री आप इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान करेंगे, मार्च 11 से लेकर 1 अक्टूबर 2012 तक का जो हमारी लास्ट टाइम ड्यूरेशन है। तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 6,500 ऑप्शन को लिया गया और 30 रुपीज़ का एक्सरसाइज प्राइस है, तो हम 6,500 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट में 6,500 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। 110 कहाँ से आएगा, ये हमारा जो हमारा मार्केट प्राइस है, जो हमारा मार्केट प्राइस है और जितने में हम शेयर को दे रहे हैं तो उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो 140 में से 30 को डिडक्ट करेंगे तो 110 का प्रोविज़न है। अब आपको क्रेडिट क्या करना है, फेस वैल्यू से हम इसको क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 6,500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट अभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 130 का है, तो 6,500 को हम 130 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक लास्ट एंट्री हमें इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में करनी पड़ेगी। अब कौन सी एंट्री है ये,
देखो सबसे पहले तो जो ऑप्शन हमने एम्प्लॉयज़ को दी थी वो 10,000 की थी, जिसमें से 7,000 3,000 की ऑप्शन जो है वो अनवेस्टेड थे, जिनको लिया ही नहीं जाना था। इसका मतलब 7,000 ऑप्शन को लेना था। लेकिन इसमें से भी बाद में क्या पता चला, सिर्फ 6,500 ऑप्शन को ही लिया जा रहा है। इसका मतलब जो 500 ऑप्शंस हैं, तो 500 ऑप्शंस का भी हमने प्रोविज़न ज़्यादा क्रिएट किया होगा। पहले हम कुछ ऑप्शन का जो एक्सेसिव प्रोविज़न था उसको ऑलरेडी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जब लास्ट डेट को एक्सरसाइज लास्ट डेट को जब हमें क्लैरिटी हुई कि 500 ऑप्शन का दोबारा से लैप्स हो रहा है, तो 500 ऑप्शन के लिए जो हमने एक्स्ट्रा प्रोविज़न क्रिएट किया होगा तो उसको भी हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। तो 500 ऑप्शन का प्रोविज़न आएगा कितना, हमें पता है कि ऑप्शन का जो नंबर है वो 500 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के डिफरेंस के साथ, क्योंकि इतना ही आप प्रोविज़न क्रिएट करते हो। 500 ऑप्शंस हैं, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का जो डिफरेंस है वो 110 रुपीज़ का है। दैट मीन्स जो लास्ट एंट्री हम पास करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, तो 55,000 से ये लास्ट एंट्री हमें पास करनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।